नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो संभल से आ रही है, जहां संभल में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के दपथरा गांव में दिन दहाड़े बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीली इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। तो यह बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। यहाँ संभल जिले में ही बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। 70 वर्षीय वरिष्ठ नेता अपने घर में बैठे थे। बाइक सवार 3 युवक अचानक घर में घुसे और उनसे ज़बरदस्ती बातचीत करने लगे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन्हें जहरीला इंजेक्शन लगा दिया और फरार हो गए। परिजन तुरंत गुलफाम सिंह यादव को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अलीगढ़ में शव का पोस्टमार्टम करवाया और जाँच शुरू कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही एसपी के बिश्नोई और सीओ दीपक तिवारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा किया जा रहा है कि कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिससे हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। गुलफाम सिंह यादव 2004 में गुन्नौर विधानसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी थे। वो आरएसएस के जिला कार्यवाहक, बीजेपी जिला महामंत्री और पश्चिमी यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके बड़े बेटे दिव्य प्रकाश संभल जिले के जनाबई ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। जहरीली इंजेक्शन लगा करके ये बताया जा रहा है कि उन्हें मारा गया है और वो अपने घर में बैठे हुए थे, तभी अचानक कुछ लोग घुसे, उनसे बातचीत की और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के संभल की यह खबर, जहां बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी मच गई है और पुलिस आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चरण सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चरण, तो बीजेपी नेता की हत्या, ये अचानक ऐसी खबर आई है संभल से, जो अचानक संभल वैसे भी काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ था कई रीजंस की वजह से, लेकिन इसमें बीच में एक बीजेपी नेता की हत्या, ये पूरी घटनाक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट? जी कुणाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जुनावी थाना क्षेत्र के दत्तरा गांव का मामला, जहां गुलफाम यादव रहते थे। वहां पर 3 युवक बाइक से पहुंचते हैं और वहां उनके जब तक कुछ समझ पाते तब तक वहां उनके जहरीला इंजेक्शन लगा दिया जाता है। साथ ही उनको जो है गिन्नौर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भर्ती उनको कराया गया प्रथम उपचार के लिए, लेकिन वहां स्थिति उनकी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी न होने के कारण उनको अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही उनको रास्ते में उनकी जो है मौत हो जाती है। साथ ही वहां पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पीएम कराया गया है। साथ ही आज उनकी जो अंत्येष्टि है वो 11 बजे होने वाली है। साथ ही एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि जांच की जा रही है। साथ ही कुछ सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। बताया गया कि कुछ अहम साक्ष्य उसमें पुलिस को मिले हैं। अब देखना ही होगा कि जहां बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहीं जो है एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की मौत जो है जहरीले इंजेक्शन लगाकर मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस से जो है सनसनी फैली हुई है। साथ ही उनके परिवार में कोहराम मच गया है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बीजेपी नेता की मौत होती है और जहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बाद भी, लेकिन जनपद जो है सुर्खियों में जरूर है, लेकिन ऐसी अभी जो मौत हुई है, लेकिन अभी तक इस तरह के मामले सामने नहीं आए, जहाँ अब जो है पहला मामला सामने इस समय आया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद चरण आपका तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर सोमवार को ईडी के रेड के दौरान टीम पर हमला हुआ है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल से जुड़ी हुई, जहां भिलाई स्थित आवास पर जब सोमवार को ईडी की रेड हुई थी, उस दौरान टीम पर हमला हुआ है। ईडी की टीम कार्रवाई कर जब वापस लौट रही थी, तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा करते हुए ईडी की गाड़ी पर पथराव किया और तोड़फोड़ किया। कार्यकर्ताओं ने ईडी के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और झड़प की। इतना ही नहीं, ईडी की गाड़ी के नीचे कार्यकर्ता भी लेट गए। पुलिस बार बार कार्यकर्ताओं को हटा रही थी, इसके बाद भी गुस्साए कार्यकर्ता गाड़ी पर मुक्का मारते दिखे। लगभग 11 घंटे की पूछताछ के बाद जब भूपेश बघेल अपने आवास के बाहर आए, उस समय उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया।
रेड के दौरान उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई का जमकर विरोध किया है। पुलिस और ईडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जब टीम रेड के बाद बाहर निकल रही थी तो कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, ऐसी बात सामने आ रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो ईंट पत्थरों से हमले के बाद ईडी के अधिकारी भिलाई नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। हालांकि अधिकारी की कार पर पत्थर फेंकने वाले शख्स को सुरक्षा बलों ने मौके से पकड़ लिया है। पुलिस टीम पथराव करने वाले युवक को अपने साथ लेकर गई है। यह खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, तो एक और तो राजनीति अपने चरम पर है। भूपेश बघेल और उनके ठिकानों पर जब ईडी की रेड चल रही है कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर, ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं ने आखिर अपना संयम खो दिया और उसके बाद ये जो तस्वीरें देखने को सामने आई, इस पूरे मामले में अभी तक क्या ताज़ा जानकारी आपके पास है? क्योंकि भूपेश बघेल भी ये ट्वीट करते हुए नजर आए थे कि देखिए उन्हें एक ऐसे मामले में फंसाया जा रहा है, संदर्भ यही था जिसमें कोई उनका कसूर ही नहीं है। देखिए, एकदम सही बात है। और यहाँ दर्शकों को हम बता दें कि कल 4 बजे तड़के जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और लगातार जो छापेमारी की 15 जगह में कार्रवाई हुई है। अगर भिलाई दुर्ग की बात करें, जो निवास स्थान है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, भिलाई 3 पदम नगर में, तो 4 बजे के बाद से ही जब कार्यकर्ताओं को उसकी भनक लगनी चालू हुई तो दुर्ग भिलाई के कार्यकर्ता समेत छत्तीसगढ़ के जो निकटतम जो उनके लोग थे वो सब वहां पे भिलाई पदम नगर पहुंच गए थे। नारेबाजी लगातार सुबह से ही कर रहे थे। ऐसे में इनके जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो इससे ज्यादा उद्वेलित हो गए कि उन्होंने सीधा ईडी के गाड़ियों पर और ईडी के अधिकारी कर्मचारियों पर पथराव करना चालू कर दिया। हालांकि एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है उसमें जो पथराव कर रहा था। और ये जंगी प्रदर्शन की बात कांग्रेस लगातार कर रही है कि जो ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है, जो सेंट्रल की एजेंसी से भारतीय जनता पार्टी काम करवा रही है भाजपा के नुमाइंदों की तरह, तो उसमें एक आक्रोश यहाँ कार्यकर्ताओं में है। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि एक एजेंसी के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पथराव किया जाना। कुणाल जी, और हम भूपेश बघेल को तस्वीरों में देख भी रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इतने अधीर हो गए कार्यकर्ता अपने नेता को लेकर के? क्या उनको लग रहा है कि उनको जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने अपना संयम खो दिया? देखिए, कांग्रेस लगातार इस बात को कर रही है कि जो भी कार्रवाई हो रही है शराब घोटाले से लेके कोयला स्कैम तक, वो सभी कार्रवाई यहाँ राजनीति से प्रेरित है, इस प्रकार की बात कांग्रेस कर रही है। और साफ तौर पे सीडी कांड में जिस प्रकार से बरी हुए हैं भूपेश बघेल, उसके बाद से कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि सच के साथ कांग्रेस है और जो भी कार्रवाई हो रही है वो बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और भूपेश बघेल जी का भी जो ट्वीट कल आया है उस पर भी उन्होंने ये कहा कि ये राजनीति से प्रेरित पूरा कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी और उनके परिवार को परेशान करना चाह रही है, इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो यहाँ दर्शकों को हम खास तौर पे बताएं कि जो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और जो जेल में निरुद्ध हैं, जिसमें इनकी उप सचिव सौम्या चौरसिया भी हैं मुख्यमंत्री की, ये सब शराब घोटाले और कोल स्कैम में कहीं ना कहीं अभियुक्त हैं और इनकी जमानत वहाँ पे नहीं हो पा रही है। कुणाल जी, ठीक है, नज़र बनाए रखिएगा पीयूष आप इस पूरे घटनाक्रम पे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी हिंद महासागर में मौजूद देश मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। आज सुबह यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। यहां वो 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे से जुड़ी हुई, जहां आज वह सुबह मॉरिशस पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का वहां भव्य स्वागत भी हुआ है। 12 मार्च को वे 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह मॉरिशस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस विजिट में पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की यह दूसरी मॉरिशस यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेगी।
पीएम मोदी की इस यात्रा में ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है। इसके साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं। पीएम मोदी की यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर MOU साइन हो सकता है। बता दें कि व्हाइट शिपिंग के अंतर्गत कॉमर्शियल, गैर सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है। पीएम मोदी की यात्रा से पहले भारत ने एक बार फिर चागोस द्वीप पर मॉरिशस के दावे का समर्थन किया है। भारतीय विदेश सचिव ने कहा, भारत चागोस द्वीप के लिए मॉरिशस के दावों का समर्थन करता है क्योंकि यह उपनिवेशीकरण की लंबी परंपरा का हिस्सा है जो भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। चागोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच लगभग 50 सालों से विवाद चल रहा था। भारत दोनों देशों के बीच लंबे समय से इस समझौते की कोशिश कर रहा था। 5 महीने पहले भारत की मदद से दोनों पक्षों में समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक 60 द्वीपों से मिलकर बना चागोस द्वीप मॉरिशस को दिया गया। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा भी जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, देखिए, मॉरिशस एक ऐसा देश जहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग तो खैर रहते ही हैं। मॉरिशस से पुराना संबंध भी रहा है भारत का, और ऐसे में मॉरिशस का प्रधानमंत्री मोदी का यह अहम दौरा, खासकर उस वक्त जब चागोस द्वीप को लेकर खूब चर्चा हो चली थी। ऐसे में आप इस दौरे को कैसे देखते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का 2015 के बाद यह दूसरा मॉरिशस दौरा दोनों देशों के लिए क्या मायने रखता है? कुणाल, इस दौरे के जो भू राजनीतिक संबंध है और जो दृष्टिकोण है उससे बहुत महत्वपूर्ण है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो व्यवसाय होता है उसको लेकर के, और जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको लेकर के मॉरिशस से भारत के संबंध और भारत के साथ में जो उसके समझौते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कुणाल, आज से 4 साल पहले भारत ने मॉरिशस को $363 मिलियन की एक राहत पैकेज दिया था, जिसमें मेट्रो हॉस्पिटल थे, उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल थे, ट्रेन थी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था भारत ने। और भारत ये इसलिए करता है कि 168% जो वहाँ की आबादी है भारतीय मूल की है। दूसरा ये कि मॉरिशस की जो स्थिति है वो हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो नए समझौते होने जा रहे हैं उसके बाद जो भारत में हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी जहाज वहां से निकलेंगे, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो नेवी के जहाज हो, उनकी आवाजाही, उनकी जो नेविगेशन है उसकी जानकारी भारत को मिलती रहेगी। तो ये सामरिक क्षेत्र, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और बहुत महत्वपूर्ण समझौते होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कल 52वां इनका नेशनल डे है मॉरिशस का, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट है। और एक बड़ी बात और ये कि न केवल मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया, बल्कि 200 लोग थे, सारे एग्जेक्टिव थी। इसमें उप प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ के चीफ जस्टिस, ये बहुत कम होता है, रेयर केस है कि चीफ जस्टिस की किसी विदेशी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत करने के लिए पहुंचे। नवीन राम गुलाम की पूरी कैबिनेट वहां मौजूद थी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और ये भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसलिए भी कि निवेश के दृष्टिकोण से जो भारत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करता है उसकी दृष्टि से मॉरिशस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहां पर इतना बड़ा निवेश करता है भारत। तो भारत के लिए आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर मॉरिशस बहुत जरूरी है। इसीलिए
भारत मॉरिशस के साथ महत्वपूर्ण समझौते करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम बातचीत करने के लिए और ये बताने और समझाने के लिए कि मॉरिशस और भारत के बीच जो भारत के प्रधानमंत्री अहम दौरा कर रहे हैं उससे क्या सियासी मायने पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसके साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से निकलकर सामने आते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट पेश कर दिया है। विधानसभा में राज्य बजट 2025-26 उन्होंने पेश किया। मुख्यमंत्री फडणवीस की सरकार में पवार वित्त मंत्री हैं। इस बार उन्होंने कुल 7.20 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन महायुति की नई सरकार के इस पहले बजट में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की राशि को नहीं बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपये के बजाय 2,100 रुपये महीना देने का वादा किया था। महिलाओं को फिलहाल 1,500 रुपये प्रति महीना ही मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार लाडकी बहन योजना के तहत 2,100 रुपये महीना देने पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिया कि यह वादा पूरा किया जाएगा। अभी के लिए योजना में नामांकित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति महीना ही मिलेंगे। बीजेपी, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली महायुति सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के तहत 1,500 रुपये के बजाय 2,100 रुपये देने का वादा किया था। अब बजट में मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना में रुपए नहीं बढ़ाने पर विपक्ष महायुति सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरबजीत, तो देखिए, एक तरफ तो अच्छी खासी रकम का यह बजट पास हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा में 2025-26 का, लेकिन तमाम अन्य चीज़ों पर कोई गौर करे, लेकिन गौर तो इसी बात पर सबसे ज़्यादा हो रहा है कि लाडकी बहन योजना के लिए तो कोई धनराशि बढ़ाई नहीं गई। ऐसे में 2,100 रुपये का क्या होगा? लोग को तो 1,500 रुपये ही मिलते रहेंगे। वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीतिक गलियारे में क्या हलचल है? जिस तरह से कल बजट पेश किया गया था, सबकी निगाहें बजट पे थी, क्योंकि लाडली की बहन योजना जो जिस तरह से 1,500 रुपये प्रति माह देने की जो पहले दिया जा रहा था इस चुनाव के पहले, हालांकि चुनावी वादों में 2,100 रुपया देने की बात कही गई थी। बीजेपी जीतने के बाद महायुति की 100वें दिन पूरा होने के बाद जब बजट पेश किया गया तो पहला झटका महिलाओं को ऐसा लगा कि जिस तरह से 2,100 रुपये की जो बात कही गई थी उसे पूरा नहीं किया गया। हालांकि यही टॉपिक को लेकर विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक था कि महिलाओं को जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे गए। इस बजट से महिलाएं खुश नहीं है। हालांकि रोजगार और डेवलपमेंट को लेकर बजट में बड़े बड़े वादे जो किए गए हैं, बड़े फंड भी पास किए गए हैं, लेकिन महिलाओं को जिस तरह से जो वादे किए गए थे वो कब पूरे होंगे, इस पर विपक्ष जो है राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहा था। आज बजट का जो बजट पेश करने के बाद दूसरा दिन है, तो आज भी इसी टॉपिक को लेकर वहाँ पे हंगामा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप, बेटी हेमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होंगे। इससे पहले 25 जनवरी को ही सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल फाइनल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन भेजा था। तो यह बड़ी खबर हम आपको आरजेडी सुप्रीमो से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की। 30 लोक सेवक को भी आरोपी बनाया गया। लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप डी में नौकरी दी गई। इसके बदले नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र की। यही आरोप है और इसी को लेकर पूरी सुनवाई चल रही है। तो यह बड़ी खबर लालू यादव से जुड़ी हुई आपको हम बता रहे हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और इस दौरान लालू यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप, बेटी हेमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत चर्चित यह प्रकरण या मामला कह लीजिए विवेक है, जिसमें लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का नाम इस लिस्ट में
लोग कहते हैं घसीटा जा रहा है या ये घसीट तो रहा ही है, जो भी इसके असली वजह हो। ऐसे में अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले की जो सुनवाई है, यह सुनवाई स्पेसिफिकली कितनी अहम है, इससे आगे का रास्ता या पिक्चर कितनी क्लियर होगी, और इससे जुड़ी तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। कुणाल, अभी एक जो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि तेज प्रताप यादव और हेमा यादव राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं सशरीर, क्योंकि इस मामले में जो सीबीआई ने 3 चार्जशीट दाखिल की है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन तीनों चार्जशीट को एक कंक्लूसिव चार्जशीट मानते हुए तीनों चार्जशीट पर अलग अलग सुनवाई करने की बजाय एक साथ सुनवाई करेगा। ओके। और ये जो 25 फरवरी को जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लैंड फॉर जॉब के मामले में सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था और आज सभी इस मामले में जितने आरोपी हैं उनको पेश होने के लिए कहा था। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो आरोपी पहले से पेश हो चुके हैं उनको यहाँ पेश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग पेश नहीं हुए हैं वो आज कोर्ट में पेश होंगे। तो इस मामले में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और पिछली सुनवाई में जो सीबीआई थी जब चार्जशीट दाखिल की जिस पर संज्ञान लिया था, तो कोर्ट को ये बता दिया था कि हमने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जो कुछ कंपनियां और जो सरकारी कर्मचारी हैं, माफ कीजिएगा अधिकारी हैं, उन पर मुकदमा चलाने का संज्ञान लिया जा चुका है। ये सब जानकारी जब 21 फरवरी को कोर्ट के सामने दी गई, इसके बाद 25 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेकर आज के लिए रखा था कि आज जितने भी इस मामले में आरोपी हैं जो पहले से इस मामले में पेश हो चुके हैं, जमानत ले चुके हैं, वो आने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बाकी बचे हुए 78 में से लोग हैं उन लोगों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और यही प्रक्रिया आज चल रही है। और इस मामले में आज जो अभी फिलहाल के लिए जो तेजस्वी यादव और हेमा, ये दोनों लोग फिलहाल कोर्ट ठीक है, तो दोनों लोग पहुंच गए। आप नजर बनाए रखिएगा विवेक इस पूरी सुनवाई के ऊपर, बाद में हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां नैनीताल हाई कोर्ट में एक आदेश को लेकर जिसमें लोकायुक्त नियुक्त नहीं करने का मामला है, उसमें दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। चीफ सेक्रेटरी ने पूर्व के आदेश के अनुपालन में शपथ पत्र पेश कर अदालत को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। इसकी एक बैठक 22 फरवरी को हो चुकी है। बताया गया कि राज्य सरकार लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोकायुक्त नियुक्ति से जुड़े मामले को लेकर, जिसमें एक जनहित याचिका पर सुनवाई की गई है और इस पर कोर्ट ने सरकार को अगली तिथि तक स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। अब 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष ये मामले की सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र भी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ग्वालापार निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है राज्य सरकार ने। संस्थान के नाम पर 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको लोकायुक्त नियुक्ति के प्रकरण से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिसमें अब 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।